हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऊष्मा के बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे। ऊष्मा क्या होता है, यह कैसे वर्क करता है, किन किन जगहों पर किस प्रकार की ऊष्मा होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो चैप्टर 4 ऊष्मा का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट होगा। चैप्टर लेंदी होने के कारण एक पार्ट में, एक पूरे वीडियो में ये चैप्टर समझाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 4 ऊष्मा के बारे में और पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जबरदस्त तरीके से। आपने अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। आप अध्याय 3 में क्या पढ़े हैं, जैसे कि अभी हमने ये रिसेंटली हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया है, जो वस्त्र से, रेशम से वस्त्र तक था। ठीक है, तो हमने देखा जो ऊनी वस्त्र को क्या बोलते थे, वहाँ जानता और रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादपों के रेशों से बनाए जाते थे। ठीक है ना, हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जो कपास की खेती द्वारा जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से जो रेशम कीट होते हैं उनको पत्ती अपने पौधों पर किस प्रकार से रखा जाता है। उसके बाद उनमें जो अंडे होते हैं वह किस प्रकार से लार्वा के रूप में बनते हैं और लार्वा के बाद वह किस प्रकार से कोकून बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 3 में कंप्लीट किया है। चैप्टर 3 को देखने के लिए जल्दी से हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाइए, और जितने लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाक से कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने आया है। आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, तो कहीं अब जाने की ज़रूरत नहीं एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हम आपकी पूरी एनसीईआरटी इस वीडियो में, इस पूरे सीरीज़ में कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। हम शीतकालीन में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो हम जैसे कि सभी जानते हैं कि जब ठंड आती है तो हम क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। ठीक है, क्या पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। जब ठंड आती है तो हम स्वेटर पहनते हैं। फिर जो हमें गर्म रखते हैं, अब स्वेटर क्या करेंगे, हमें गर्म रखते हैं, और जब मौसम गर्म होता है तो हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, मौसम गर्म होता है तो हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, गर्मी में क्या होता है, हमें कॉटन के कपड़े बहुत पसंद आते हैं, हल्के होने चाहिए, बहुत हैवी नहीं पहन पाते। ठीक है, ये हमें ठंडक का अनुभव कराने में मदद करते हैं। यह जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त हैं। तो आप बताइए, एक विशेष प्रकार के मौसम के लिए विशेष प्रकार के जो वस्त्र होते हैं वही क्यों उपयुक्त हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंडा का अनुभव करते हैं, यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव करेंगे। यानी जो ठंड का जब मौसम आता है तो हमें क्या होता है, हम जब घर के अंदर रहते हैं तो हमें ठंड लगती है। वहीं हम क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि ठंड में लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं। तो क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे ही वह धूप में जाते हैं उन्हें गर्मी का एहसास होने लगता है, और जब घर में रहते हैं तो उन्हें क्या होता है, उन्हें ठंड लगती है। ठीक है, ग्रीष्म काल में आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं, लेकिन जब ग्रीष्म काल आता है तो हमें घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है, समझ में आई थी बात कि क्या क्या होता है, समझते हैं। जब ठंड लगती है, जब ठंड का मौसम होता है तो हम बाहर रहते हैं घर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी, बाहर हमें गर्मी मिलती है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो बाहर भी गर्मी होती है और घर में भी गर्मी होती है। ठीक है, हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी, हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे और उसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया ये चैप्टर किस बारे में होना है, कि कौन सी चीज़
कब गर्म होती है, कब ठंड होती है, ऐसा क्यों होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चैप्टर में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए आप सभी की स्क्रीन पर ये थर्मामीटर दिख रहा है। याद है आप सभी लोगों को कि जब आपकी तबीयत खराब होती है, आपको फीवर आता है, तो डॉक्टर थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर चेक करता है। तो क्या करता है डॉक्टर, कि आपका थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करता है, जिससे पता चलता है कि आपको कितनी बुखार है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब गर्म या ठंडा ये क्या होता है, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये हिस्सा गर्म वाला पार्ट होता है। किस प्रकार से कोई चीज़ ठंडी हो जाती है, तो अब ये जानेंगे कि ये है गर्म और ये है ठंडा। तो ये आखिर क्यों होते हैं ऐसे। आपके दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म होती है, कुछ ठंडी। तो ये गर्म वाला हिस्सा जो होता है, बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में कि इन गर्म हिस्से में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो चाय है वो कहाँ आएगी, तो आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि जो चाय है वह कहाँ पर आएगी। चाय ये गर्म में आएगी कि ठंडे में आएगी। चाय और मुझे सभी लोग बताएंगे कोल्ड ड्रिंक के बारे में। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक तो सभी लोगों को पीना पसंद है, तो मुझे कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताएंगे कि चाय और कोल्ड ड्रिंक किस साइड पे आएंगी। चाय गर्म वाले हिस्से में आएगी कि कोल्ड ड्रिंक ठंडे वाले हिस्से में आएगी, और आएगी तो क्यों आएगी। ठीक है, ये सभी लोग मुझे बताएं। चाय गर्म तैयार होता था जो बर्फ होती है। अब ये चाय क्या होती है, गर्म होती है, और बर्फ क्या होती है, ठंड होती है। ठीक है, तो चाय क्या हो गई, गर्म हो गई, बर्फ ठंडी हो गई। इस सूची में एक सारणी दी हुई है। इस सूची में बताना है कि कुछ और आप नाम जोड़िए जो गर्म और ठंडी को चिन्हित करती हैं। जल्दी जल्दी बताइए, गर्म और ठंडी और कौन सी चीज़ें होती हैं। इस साइड आप चाय गर्म लिखेंगे, इस साइड ठंड वाली चीज़ें लिखेंगे। तो चाय के साथ और कौन सा गर्म होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लिखकर हमें बताएंगे। जबकि दूसरी तरह जबकि कुछ गर्म है, यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं, आगे पढ़ेंगे। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को ना छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव को छूते समय सतर्क रहें। अब आपने देखा होगा कि जब आप किचन में खाना बनाने जाते हैं तो आपकी मम्मी कहती हैं कि आग से जलना नहीं। अब वो बहुत गर्म होती है, आग क्या होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके घर वाले उसको छूने से मना करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उस आग को टच में आओगे या फिर उसको छूते हो तो उससे आप जल सकते हो, आपके त्वचा को हानि पहुंच सकती है। ठीक है, लेकिन ठंड के केस में क्या कभी किसी के घर वाले ने ऐसा कहा है कि आप बर्फ को नहीं छूना। ठीक है, लेकिन बर्फ को हम छू सकते हैं। तो आखिर क्यों ऐसा होता है, क्या बात होती है इन दो गर्म चीज़ों और ठंडी चीज़ों में, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो कहीं जाइए नहीं, वीडियो में के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जिनके क्वेश्चन आप आंसर ढूंढ रहे हो और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, सारणी आ गई आपके सामने। सारणी है, एक साइड ठंडा है और एक साइड गुनगुना या गर्म है। तो बताइए आइसक्रीम किस साइड आएगी, आइसक्रीम ठंडी होती है कि गर्म? जल्दी से सभी लोग मुझे बताएं, आइसक्रीम ठंडी होती है या गर्म? अब चाय के प्याले में जो रखी चाय होती है वह किस साइड आएगी, गर्म या ठंडे में? तो चाय आएगी गर्म साइड। ठीक है, फलों के रस क्या गर्म होते हैं? बताइए, क्या चाय की तरह फलों के रस भी गर्म होते हैं? नहीं, ये ठंडा के तरफ आएंगे। ठीक है, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी, यानी जब हम किसी बर्तन को छूते हैं तो वो हमें कैसा अनुभव होता है, हमें कैसा अनुभव होगा, हम उससे जल जाते हैं, यानी वह गर्म होता है। ठीक है, वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरी अपेक्षा की अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज को छूते हैं तो हमें पता चलता है कि वह गर्म है या ठंडा है। ठीक है, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय हैं? आइए ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब आप सभी लोग को एक क्रियाकलाप करना है। 3 बड़े मग अथवा कटोरी लेना है, इस पर ABC अंकित करना है। अब क्या करना है, ABC अंकित करना। अब A में ठंडा पानी डालना है, B में गर्म पानी डालना है। कुछ ठंडा व कुछ गर्म पानी मिलाकर
पार्ट सी वाले यानी सी वाले हिस्से में डालना है। अब बताना है कौन सी चीज़ें, कौन सी ये जो है, यह कैसा गर्म पानी हो गया, यह कैसा पानी हो गया, यह ठंडा हो गया, यह गर्म पानी, और इन दोनों को मिला के ये गर्म और ठंडा का मिक्सर है, यानी गुनगुना जिसको कहेंगे, ये वैसा पानी है। तो आप सभी लोग को, आप लोग ये ऐसा घर में भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग को टच करके बताना है कि कौन सा ठंडा है, कौन सा गर्म है और कौन सा गुनगुना पानी है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। अपने बाएं हाथ को मग ए में तथा दाहिने हाथ को मग बी में डालिए। अब आपके पास दो हैं, सभी लोगों के पास दो हाथ हैं। एक हाथ को मग ठंडे वाले भाग में डालना है और एक हाथ को गर्म वाले भाग में डालना है। दोनों हाथों को 2-3 मिनट भागो डुबोए रखना है। अब दोनों हाथों को एक भाग एक साथ सी मग में डुबो देना जिसमें गुनगुना पानी है। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव हुआ? बताइए, क्या दोनों हाथों को एक जैसे अनुभव हुआ? यह क्रियाकलाप आप घर में जरूर करिएगा। सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आप जल जाएं। ठीक है, ये जरूर देख लीजिएगा कि आपको जलना नहीं है, कि आप एक एक्टिविटी करने के लिए आप अपना हाथ जला लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये जरूर देख लीजिएगा कि वह पानी कितना गर्म है। ठीक है, अब बूझो, हर चैप्टर में बूझो आता है और कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब यहाँ पे बूझो आया और पूछता है, मेरा बायां हाथ कहता है कि मक्सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है, मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? अब बूझो बहुत कंफ्यूज है। वो कहता है जो उसका बायां हाथ था, जो किसमें ठंडे भाग में डला था, और जो गर्म पानी वाला भाग था, जो गुनगुना था, तथा दाहिने हाथ उसे ठंडा बताता है, तो वह उसे क्या करना चाहिए? ये तो आप ही बताएंगे क्या करना चाहिए। अब डॉक्टरी थर्मामीटर से हमें क्या ज्ञात होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर हम 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक ही ताप माप सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 सेल्सियस से कितना तक, 42 सेल्सियस तक ही ताप माप सकते हैं। ठीक है, डॉक्टरी जो तापमापी होता है उससे 35 से 42 तक ही हम ताप माप सकते हैं, उससे अधिक का ताप हम नहीं माप सकते। अब एक क्रियाकलाप करना है, थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, इससे पहले किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट करना होगा। इन दोनों चिन्हों के बीच भाग की संख्या को नोट करना होगा। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच की डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच का 5 भाग है, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपकी स्क्रीन पर जो थर्मामीटर दिख रहा है, इस थर्मामीटर को पढ़ना आज सीखेंगे। ठीक है, कैसे नोट करेंगे दो बड़े तापांतर। मान लीजिए ये 80 और ये 60 के बीच आ गया। ठीक है, अब देखेंगे कि इन दोनों बीच अंतरों के बीच 5 भाग होते हैं। तो देखिए ध्यान से कि इन दोनों के अंतरों के बीच ये छोटे छोटे 5 भाग आपको दिखेंगे। ठीक है, 5 भाग दिख रहे हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एक छोटे भाग का मान कितना होता है, जल्दी बताइए? 1/5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अर्थात कितना होगा? 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी तरह धो लेना है। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करना सुनिश्चित रहता है, क्योंकि जो थर्मामीटर होता है डॉक्टरों के यहाँ नापने के लिए, वो बहुत सारे मरीजों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। इसलिए आपके संक्रमण से बचे रहें, क्योंकि कोई अगर बीमार है तो वह आपको भी बीमार कर सकता है। तो उसके संक्रमण से बचने के लिए आपको हर बार थर्मामीटर का जो यूज़ है वह धोकर ही करना है। ठीक है, अब इसे अपने हाथों में कसकर पकड़ना है, कुछ झटके देना है। ठीक है, कुछ झटके देना है यानी झटकारना है। झटके देने के से पारे का जो तल नीचे आ जाएगा उसे सुनिश्चित करना होगा कि वह 35 तक आ गया है कि नहीं। ठीक है, 35 तक आ जाना चाहिए। ठीक है, ये 35 तक आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा? 35 से नीचे अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखना है। जो थर्मामीटर का बल्ब होता है उसको अपनी जीभ के नीचे रखना है। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालना है, उसका पाठ्यांक नोट करना है। यह आपके शरीर का ताप होगा। ठीक है, ताप को सदैव किसके मात्रक से नापते हैं?
ताप जो होता है वो सदैव डिग्री सेल्सियस के मात्रक में होता है, जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो ताप मापते हैं तो उसका मात्रक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आपने अपने शरीर का ताप नोट किया। मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिए, इस ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। तो जो मनुष्य का जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वह कितना होता है? वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से कुछ मित्रों के शरीर का ताप माप करिए। ठीक है, कम से कम अगर आपके घर में डॉक्टरी थर्मामीटर है तो आप अपने कुछ फ्रेंड्स का उस ताप मेजर करिए और प्रक्षेपण को टेबल में एक नोट करिए। डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवश्यक सावधानियां कौन कौन सी होती हैं? ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये डॉक्टरी थर्मामीटर आ रहा है। अब जानेंगे आवश्यक सावधानियां कौन सी है। डॉक्टरी को थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धो लेना चाहिए। ठीक है, धोने के लिए किसी पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का जो तल होता है वह 35 से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीधी में होना चाहिए। थर्मामीटर पढ़ते समय पारे का जो दृष्टि तल होता है वह रेखा के सीधी में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर वह टूट सकता है। यानी यह कैसा होता है? ये कांच का बना होता है, तो इसे सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। यानी जो थर्मामीटर का ये कॉर्नर होता है, यह नीचे वाला पोर्शन होता है, देख रहे हैं ना आपको थर्मामीटर, इसको हाथ से नहीं पकड़ना है। ठीक है, उपयोग करते समय इसको हाथ से नहीं पकड़ना है। तो ये थी थर्मामीटर के लिए आवश्यक कुछ सावधानियां जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किस प्रकार से थर्मामीटर के द्वारा इस व्यक्ति का तापमान मेजर किया जा रहा है। अब जानना है, जो मैंने अभी कहा था कि प्रत्येक अपने फ्रेंड का थर्मामीटर मेजर करिए और सारी उसको सारणी में लिखिए। प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 सेल्सियस है, यह आवश्यक नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 हो, कुछ अधिक अथवा कुछ कम हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। यह जो हमने नॉर्मल टेम्परेचर की बात की, यह क्या होता है? यह स्वस्थ व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। ठीक है, स्वस्थ शरीर व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। देखिए किस प्रकार से थर्मामीटर द्वारा बुखार में टेम्परेचर नापा जा रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कितने लोगों के साथ इस प्रकार से टेम्परेचर नापा गया है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब बात करते हैं बूझो के मस्तिष्क में फिर से एक नया क्वेश्चन आया। बूझो क्या कहता है, देखते हैं। बूझो ने मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। क्या आया? बूझो कहता है थर्मामीटर से गर्म दूध का तापमान मापना चाहता है। पहेली ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। अरे ये क्या बात हुई? पहेली ने कहा कि नहीं बूझो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। थर्मामीटर से सिर्फ हम मनुष्य का थर्मामीटर यानी 42, अभी हमने देखा था कि 42 डिग्री तक ही हम थर्मामीटर से माप सकते हैं। ठीक है, इसलिए पहेली ने उसे करने से मना कर दिया। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु को मापने के लिए कभी मत कीजिएगा। थर्मामीटर धूप या आग के पास रखने से बचाइएगा, ऐसा करने पर टूट जाएगा। इसलिए पहेली ने बूझो को कहा, नहीं बूझो, तुम डॉक्टर के थर्मामीटर से अब दूध का टेम्परेचर नहीं नाप सकते, क्योंकि वह टूट सकता है, उसके टूटने का डर है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर के ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये डॉक्टरी थर्मामीटर दिख रहा है आपको। यह सिर्फ मानव शरीर के तापमान को मेजर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 से कम और 42 से अधिक नहीं होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है
35 से कम और 42 से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 का होता है। यही कारण है कि जो मानव शरीर का थर्मामीटर होता है वो 35 से 42 नहीं होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़ें। अब प्रयोगशाला तापमापी के बारे में जानते हैं। जब हम अन्य वस्तुओं को कैसे नापते हैं, ठीक है, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसे ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी कहलाती है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रयोगशाला तापमापी दिख रही है। ठीक है, ये प्रयोगशाला तापमापी, ये रही आपकी स्क्रीन पर प्रयोगशाला तापमापी। इसके आपके अध्यापक इसी तापमापी को आपको दिखाएंगे। ध्यान रखिए से देखिए, इससे मापे जाने सकने वाले अधिक और न्यूनतम ताप को नोट करिए। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान को आपको नोट करना है, जो कहाँ से 10 से कहाँ तक होता है, 110 तक होता है। जो 10 से 110 तक होता है। ठीक है, ये देखिए 10 और ये है 110, 10 से 110 के बीच होता है। जैसा आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी से किसी छोटे से भाग द्वारा दर्शाए गए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक से पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। किसका? मौसम के लिए क्या किया जाता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़े। आइए देखिए कि तापमापी का उपयोग कैसे करना है। ये जो प्रयोगशाला तापमापी है, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं जानते हैं। प्रयोगशाला तापमापी जल का ताप मापना। प्रयोगशाला तापमापी से जल का अब हम तापमान मापते हैं। ठीक है, किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा, किसी बीकर अथवा मग में, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर बीकर दिख रहा है, या फिर कोई नल हो, उसमें जल लेना है और तापमापी को इस प्रकार डुबोना है जिससे उसका बल्ब जल में डूबा रहे, लेकिन यह बर्तन की तली अथवा दीवारों के स्पर्श ना करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखना है। तब प्रतीक्षा करना है जब नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट करना है। यह इस समय जल का तापमान होगा। जिस पॉइंट पर वो जो पारे का वैल्यू है वह टिकेगा, वह क्या कहलाएगा? इस समय जल का तापमान कहलाएगा। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों की कुछ भिन्नताएं, संभव कारणों पर और चर्चा करिए। ठीक है, ऐसा आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर करना है। सभी को विभिन्न प्रकार के जल के तापमानों को नापना है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिक सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। कौन सी? तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, यानी तापमापी को हमेशा ऐसा ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, ऐसा क्षैतिज में कभी भी नहीं रखना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना हो। बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए। जो नीचे का बल्ब होता है इस प्रकार से वह बर्तन के दीवारों को ना छुए। बूझों को अब समझ आ गया कि उच्च तापमापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का क्यों उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मुझे इस बात में उलझ गया है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है कि नहीं। अब बूझो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वह टूट जाता है। ठीक है, वह टूटने के उसके डर रहता है, लेकिन जो प्रयोगशाला तापमापी होता है, क्या हम उससे अपने शरीर का ताप माप सकते हैं? तो सभी लोग बताइए, क्या आप नाप सकते हैं? इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिवीजन करिए और पढ़ते रहिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, तो जल्दी से लाइक बटन और दबा दीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।